Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our brand new series called Current Affairs Daily MCQs. In this lecture series, we cover that day's newspaper through a set of 10 MCQs. और इस लेक्चर सीरीज को आपने अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है क्योंकि इससे आपको 3 फायदे होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें तो ये बातें पता है, बट इफ यू हैव जॉइंड अस रिसेंटली तो मैं बता दूं इस लेक्चर सीरीज का, इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के क्या 3 फायदे हैं। एक, अगर आपसे आज का न्यूज़पेपर छूट गया है तो आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे, करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज एंड दैट इज आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो, अगर आप इस लेक्चर सीरीज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लोगे, रोज 10 एमसीक्यूज करते जाओगे, दिन के बस 10 से 20 मिनट लगाओगे इस लेक्चर सीरीज में, सो बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर योर प्रीलिम्स, बाय द टाइम यू आर अबाउट टू गिव योर प्रीलिम्स, तब तक आप करंट अफेयर से मोर देन 2000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाता है प्रीलिम्स का, और एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो करंट अफेयर्स की ही एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, मोर देन 2000 एमसीक्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आज का जो हम न्यूज़पेपर कवर करने जा रहे हैं वो है 21 नवंबर का न्यूज़पेपर, ऑलराइट। और आज का न्यूज़पेपर ना काफी ज्यादा मेन सेंट्रिक था, उसमें काफी ज्यादा मेंस का कंटेंट था, प्रीलिम्स का इतना कंटेंट नहीं था। इसीलिए आज के न्यूज़पेपर में, और सिर्फ आज के न्यूज़पेपर में, हम सिर्फ 5 एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ 5 एमसीक्यूज ही निकले आज के न्यूज़पेपर से। बहुत ट्राई कर लिया, बस 5 ही एमसीक्यू निकले, ऑलराइट। सो इट्स एन एक्सेप्शन, आज ही के केस में ऐसा होगा, बट जनरली न्यूज़पेपर्स में 10 एमसीक्यूज तो निकल जाते हैं, ऑलराइट। चलो फिर लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैंटलम। It is a hard, ductile, blue-gray metal that is used in manufacture of electronic components. The metal is corrosion resistant. Tantalum is a metal that is rarer than even gold. Recently, tantalum has been found in the river sands of River Beas. Select the correct option from below. Only one statement is correct. Only 2 statements are correct. Only 3 statements are correct. All 4 statements are correct. अब देखो, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा कि ये टैंटलम जो है ये न्यूज में क्यों था। पहले हम बात कर लेते हैं टैंटलम की। देखो, टैंटलम जो है ना, ये एक रेयर मेटल है, रेयर, वेरी रेयर, गोल्ड से भी ज्यादा रेयर। गोल्ड को हम प्रेशियस क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्ड कम है ना दुनिया में, रेयर है। टैंटलम उससे भी ज्यादा रेयर है, ठीक है। टैंटलम एक बहुत ज्यादा हार्ड मेटल है, हाईली डक्टाइल है, और इसका कलर ब्लूइश ग्रे है, ब्लू ग्रेइश कलर इसका रहता है, ठीक है। और टैंटलम की एप्लीकेशन क्या है? टैंटलम की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, पर जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है ना टैंटलम की, वो है कि इट इज यूज्ड इन कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट में। अच्छा, पर टैंटलम की और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, एक तो एयरक्राफ्ट के विंग्स में टैंटलम बहुत यूज होता है। अच्छा, जेट फाइटर्स के मिसाइल्स में यूज हो जाता है। अच्छा, टैंटलम की एक और खास बात है, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, इस पे कोरोजन नहीं होती, और क्योंकि हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो उस पे एक्ट नहीं करते। कहने का मेरा मतलब है कि जनरली कुछ मेटल्स पे अगर हमारे बॉडी के फ्लूइड्स पड़ जाएं तो उसमें खराबी आ जाती है मेटल में। This particular metal is immune to our, inert to our bodily fluids. इसीलिए टैंटलम को हम यूज करते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चर में भी, सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हैं इसके फायदे। सो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट, बिल्कुल सही। इट इज रेयर देन इवन गोल्ड। और ये अभी न्यूज में इसलिए आया था कि क्योंकि अभी आईआईटी रोपड़ की जो टीम है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने सतलुज रिवर के सैंड्स में इसे पाया। सो टैंटलम हैज बीन फाउंड इन द रिवर सैंड्स ऑफ नॉट ब्यास, सतलुज, क्लियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर सी आता है, ठीक है।
Question number 2. Consider the following statements regarding NGT, National Green Tribunal. It is a statutory body formed in 2010. The NGT bench consists of 5 judicial members and 5 expert members. India was the second country in the world to create a statutory organization for environmental protection. The benches of NGT are in New Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, 4 metro cities. Select the correct option from below. Only one statement is correct, only 2 statements are correct, only 3 statements are correct, all 4 statements are correct. Alright? Explanation. देखो, हमारे कंट्री में बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन ना हो इसके लिए आपके पास एक सेपरेट कोर्ट तो होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज की अगर वायलेशन होगी और वो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पेंडेंट केसेस हैं। तो आपने सोचा आप एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाओगे, स्पेशल कोर्ट बनाओगे जिसमें एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन के केसेस को ट्राई किया जाएगा, ठीक है। तो 2010 में आपने एक लॉ पास किया पार्लियामेंट में विच इज कॉल्ड एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, और उसके तहत आपने बना दिया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। because this tribunal has been made through an act of parliament, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो एक बेंच होगा जो केसेस को सुनेगा, उसके हैं टोटल 20 मेंबर्स। 10 होंगे आपके जुडिशियल मेंबर्स और 10 आप लेके आओगे एक्सपर्ट्स। तो 10 होंगे आपके रिटायर्ड जजेस और 10 होंगे आपके एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जुडिशियल मेंबर्स की भी क्वालिफिकेशन है। जो एनजीटी के चेयरमैन होंगे वो होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और बाकी जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होने चाहिए। एक्सपर्ट मेंबर्स के लिए एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि वही एक्सपर्ट्स को हम मेंबर बनाएंगे जिनका कम से कम 15 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट की फील्ड में, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो 5 नहीं 10 जुडिशियल मेंबर्स हैं, 10 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। अच्छा, पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन के जितने भी केसेस हैं वो केसेस उन पर्टिकुलर कंट्रीज के कोर्ट्स में ट्राई होते हैं, ठीक है, या एक स्पेशल बॉडी बनाई हुई है। पर किसी भी कंट्री ने आज तक कोई भी स्पेशल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाई है टू ट्राई एनवायरमेंटल केसेस, ठीक है। दुनिया में स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सेपरेट बॉडीज होंगे जो एनवायरमेंटल केसेस को सुनेंगी, पर पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड कोई ऐसी बॉडी नहीं है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जो स्टैट्यूटरी हैं और एनवायरमेंट के लिए केसेस को सुनते हैं। वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। सो इंडिया इज नॉट द सेकेंड, द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रिएट अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। देखो, बेंच तो आप समझते हो ना, एक बेंच होगा जो सुनेगा केसेस को। अब देखो, एनवायरमेंटल लॉज तो इंडिया के कोने कोने में एप्लीकेबल है, पर तमिलनाडु में अगर कोई एनवायरमेंटल वायलेशन हो जाए तो उसके लिए केस दिल्ली में थोड़ी लगेगा, है ना। हर कोई दिल्ली बार बार थोड़ी ट्रैवल करेगा। इसीलिए एनजीटी के मल्टीपल बेंचेस हैं। एक तो है दिल्ली में बेंच, उसे तो हम कहते हैं प्रिंसिपल बेंच, ये मेन बेंच है। फिर आपका है कोलकाता में, दूसरा है आपका चेन्नई में, तीसरा है आपका भोपाल में, और चौथा है आपका, और फिफ्थ टू बी प्रिसाइज, पुणे में। सो प्रिंसिपल बेंच एंड 4 अदर बेंचेस, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पुणे। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है क्योंकि इन्होंने तो मुंबई को भी डाल दिया, राइट। तो दिस इज फॉल्स, सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नर। बहुत ज्यादा न्यूज में है ना तमिलनाडु गवर्नर, इसीलिए। द पावर ऑफ ग्रांटिंग असेंट टू अ बिल कम्स फ्रॉम आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। There is no time frame mentioned in the constitution for the governor to give assent to a particular bill. Which of the above statements are correct? Only one, only two, both, neither. Alright. Now देखो, तमिलनाडु में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। वैसे तो गवर्नर का क्या काम है,
गवर्नर का काम है कि वो एड एंड एडवाइस पे चलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। चीफ मिनिस्टर्स और उसके जितनी भी मंत्री परिषद हैं उनकी एड एडवाइस पे ही चलेगा गवर्नर। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी बिल पास करती है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक उसके पास ऑप्शन है गिव दी असेंट, असेंट दे दो, अपने साइन कर दो और वो बिल लॉ बन जाएगा। एक विदहोल्ड दी असेंट, ठीक है। तीसरा है आपका सेंड द बिल बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और चौथा है कि कुछ बिल्स अगर गवर्नर को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पे जो वो होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ होना चाहिए इस पे ओपिनियन, तो गवर्नर विल रिजर्व दैट बिल फॉर प्रेसिडेंट। तो जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी बिल पास करती है वो लॉ तभी बनेगा अगर वो उसको प्रेसिडेंट साइन कर दे, गवर्नर साइन कर दे। और गवर्नर के पास बिल जब पहुंचता है तो उसके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, या तो वो असेंट दे दे अपना, या वो मना कर दे मैं नहीं देता, या वो वापस भेज दे। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेजता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे दोबारा पास करके गवर्नर को भेज देती है, तब गवर्नर के लिए मैंडेटरी हो जाता है साइन करना, फिर वो नहीं कर सकता कुछ भी, या वो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। अब ये सारी चीजें लिखी हैं आर्टिकल 200 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो द पावर ऑफ ग्रांटिंग असेंट टू अ बिल कम्स फ्रॉम आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी कंट्रोवर्सी पता है क्या चल रही है? कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि देखो तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बहुत सारे बिल्स पास किए। अब वहां के गवर्नर ने ये नहीं बोला कि मैं अपना असेंट विदहोल्ड कर रहा हूं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नर चलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है कि साइन करो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो विदहोल्ड नहीं कर रहे, ना वो वापस भेज रहे, ना वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रहे। उन्होंने पता क्या कर दिया? उन्होंने बस डिले कर दिया, कह दिया कि हाँ मैं साइन करूंगा पर अभी रुको, अभी करता हूं, अभी करता हूं, अभी करता हूं, और डिले करते करते 3 साल लगा दिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से असेंट मना ही कर दिया, क्यों? बाय डिलेइंग इट, है ना। अब ये डिले करने की उनके पास पावर कहां से आई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम ही नहीं लिखा कि कितने टाइम तक गवर्नर को साइन करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए गवर्नर पेंडिंग छोड़ देते हैं अगर उनका मन नहीं कर रहा तो। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, देयर इज नो टाइम फ्रेम मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। और अभी जो तमिलनाडु गवर्नर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि ये यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था टाइम फ्रेम पे, तो सुप्रीम कोर्ट कोई तरीका निकाले ताकि टाइम फ्रेम भी ऐड किया जाए। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following organization releases emissions gap report? Intergovernmental Panel for Climate Change, United Nations Environment Program, United Nations Framework Convention on Climate Change, International Meteorological Organization. Alright, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है? एमिशन गैप रिपोर्ट ये है कि दुनिया को ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कंट्रोल करना है। अब पेरिस एग्रीमेंट के तहत सारी कंट्रीज ने बोला था कि हमारा टारगेट है ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने का, पर कंट्रीज अभी यहां तक पहुंची हैं। तो ये जो गैप है इसको कहते हैं एमिशंस गैप, कि जितना आपने टारगेट सेट करा था उससे ज्यादा ही आप एमिट कर रहे हो, तो कितना ज्यादा एमिट कर रहे हो इसे कहते हैं एमिशंस गैप। अब एमिशंस गैप रिपोर्ट न्यूज में क्यों थी? क्योंकि अभी पता चला है कि वैसे तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए रोकनी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग रुक सके, और ग्लोबल वार्मिंग का भी हमारा टारगेट क्या है कि एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ जाए। पर अभी न्यूज में आया है कि पिछले साल जो था उसमें 365 डेज में से 86 डेज टेम्परेचर क्लोज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच ही गया था, बढ़ गया था। तो 2 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, अभी 1.5 हो गया, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर, ये जो न्यूज आई थी, ये न्यूज आई थी एमिशन गैप रिपोर्ट में, और एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज करंटली a $4 trillion economy.
India is the fifth largest economy in the world in PPP terms. Generally, for India, real GDP growth rate is higher than nominal GDP growth rate. Select the correct option from below. Only one, only two, all three, none of the above. All right? चलो अब देखो न्यूज एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. देखो न्यूज में क्या आया था. न्यूज में आया था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट आया है और वायरल हो गया कि इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है. पर इसको बाद में ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये फेक न्यूज है, ऐसा नहीं है. इंडिया अभी भी 3.5 ट्रिलियन के आसपास ही है. $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना अभी. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है. बट आपको पता है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नॉमिनल टर्म्स में, और थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना इकोनॉमी इन द वर्ल्ड पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट है पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी. एंड लास्ट, जनरली फॉर इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज हायर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. ऐसा हो ही नहीं सकता. रियल जीडीपी ग्रोथ रेट नॉमिनल से ज्यादा पता कब होगा? अगर आपकी इकोनॉमी में कई सालों तक डिफ्लेशन चल रही है, प्राइसेस हर साल कम हो रहे हैं. पर हम तो जानते हैं इंडिया में डिफ्लेशन तो हुई नहीं बहुत टाइम से. इंडिया में इन्फ्लेशन चल रही है, और जब तक इन्फ्लेशन होगी तब तक नॉमिनल विल बी ग्रेटर देन रियल, नॉट द अदर वे अराउंड. ठीक है, तो ये भी गलत है. आंसर है डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑलराइट, चलो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई एम श्योर दैट इट हैज एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. पक्का ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है. बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का सदुपयोग करो, यूज इट वाइजली. ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट लिखो. विल बी हैप्पी टू एंटरटेन ऑल योर डाउट्स. ऑलराइट देन, that's it from my side, guys. I'll see you next time with another set of 10 MCQs. Thank you.